गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जो वो पुलिस कांस्टेबल का जो वो अभी जो हाल ही में पेपर हुआ 27 मार्च को, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं पूरे डिटेल के साथ। तो जो वो इसका जो वो थर्ड पार्ट है। पहले जब हम मैथ्स के जो वो दो पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड पार्ट में जो वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। यहाँ पर लिखा है राम्स पोजीशन इज 13th फ्रॉम अपवर्ड इन द क्लास ऑफ 53 स्टूडेंट। व्हाट विल बी हिज पोजीशन फ्रॉम डाउनवर्ड। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ज़्यादातर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऊपर से आपको जो वो मतलब कि स्थान बताया जाता है। जैसे ऊपर से जो वो 13वां स्थान है, नीचे से भी मान लो 13वां स्थान है, तो 16 13 13 हो गए 26। ठीक है, 13 13 हो गए 26। लेकिन यहाँ पे जो वो टोटल 25 है, क्योंकि यहाँ से एक माइनस करना पड़ता है। 25 जो वो टोटल है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जो वो आपने ज़्यादातर देखे होंगे। इस क्वेश्चन में जो वो क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि 53 यहाँ पे टोटल छात्र जो वो दिए हुए हैं। टोटल जो भी नीचे को जो है जैसे 1 2 3 ऐसे जो वो डाउनवर्ड या अपवर्ड जो वो ऐसे दिए गए हैं नीचे वर्टिकली। तो 53 जो वो टोटल स्टूडेंट है। इसने बोला राम है कोई। राम का स्थान जो वो यहाँ से 13th है, मतलब कि ऊपर से अगर देखें तो 13th है। तो इसने बोला कि नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा। अब देखिए, आपने जो वो ज़्यादातर ऐसा किया होगा, जिसने जो वो ढंग से नहीं पढ़ा होगा, उसने जो वो क्या किया होगा कि 53 में से आप बोलेंगे टोटल यहाँ पे 53 है। आप जो वो यहाँ पे क्या करो, 53 में से इन 13 को माइनस कर दो, आपका स्थान निकल जाएगा। तो 53 में से 13 मैंने माइनस किया, तो मेरे पास आ रहा है 0 4 40 आ रहा है। ठीक है, तो 40 आ रहा है, लेकिन 40 जो वो इसका सही आंसर नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि 53 में से आपने 13 माइनस कर दिया। राम का जो स्थान है, राम की जो पोजीशन है, वो आप यहाँ पे दिख रहे होंगे 13, ऊपर से 13 नंबर पर। टोटल जो वो यहाँ पे 53 है, याद रखिए। अब आपने जैसे ही 53 में से 13 माइनस किया, तो ये 13 जो वो माइनस हो गए। इसका मतलब है कि 13 जो जो आपने माइनस किया, फिर आपके पास जो वो कितने बचे, 40 बचे। लेकिन जो राम का स्थान है, वो भी तो माइनस हो गया यहाँ पे। वो भी तो आपने कैंसिल कर दिया 13th वाला। ठीक है, इसलिए जो वो आपने यहाँ से एक माइनस करना था यहाँ पे। तो इसका जो स्थान होगा, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पे जो वो प्लस करना था। क्योंकि इसका देखिए, यहाँ पे जो वो ये 40 बचे, यहाँ से यहाँ तक जो वो 40 बचे। आपको जो वो ए वाला स्थान चाहिए, ऊपर वाला। तो इसका मतलब है इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा 41। ठीक है, तो ऐसे जो वो आप इसको समझिए अच्छे से। कोई इसमें जो वो कोई आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, प्लस करना है माइनस करना है। अगर आप जो वो ऐसे समझ गए, 2 3 क्वेश्चन जो वो आपने अच्छे से डीपली जो वो समझ लिए कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, कि नीचे से जब ये पोजीशन देखिए इसकी। ठीक है, तो आप जो वो इस क्वेश्चन को जो बिना ट्रिक से जो वो कर लेंगे। 41 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलेंडर से रिलेटेड। फरवरी 1 2019 was Sunday. What day of the week was on March 1st 2011? तो ये बोल रहा है कि फरवरी 2009 को जो वो 1 फरवरी को जो वो रविवार था। तो ये बोल रहा है कि 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए, आपको जो वो सीधी जैसी बात है, एक बात यहाँ पे याद रखनी है। जब भी कोई नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर जो कोई ऑर्डिनरी ईयर होता है, जिस मतलब कि उसमें फरवरी जो वो उसमें फरवरी जो वो 28 का ही होगा। मतलब कि उसमें 365 डेज होंगे नॉर्मल ईयर में। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट डे जैसे 1 जनवरी है, 1 जनवरी को मान लो संडे है। ठीक है, संडे या मंडे मान लो, कुछ भी मान लो, संडे है मान लो। तो नेक्स्ट ईयर मतलब कि लीप ईयर नहीं है, ध्यान रखिए। जैसे मान लो मेरा लीप ईयर 2011 ले रहा हूँ। 2011 मुझे पता है कि 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं लास्ट वाले 2 डिजिट। तो इसका मतलब है कि ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, तो नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में क्या होता है, जैसे 1 जनवरी है। अच्छा, 2010 ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें जो अच्छा इसमें भी वैसे नहीं आएगा। 1 जनवरी की बात कर रहा हूँ। 2012 जो वैसे लीप ईयर है, लेकिन जनवरी में वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो 11 ले लिया मैंने। तो 1 जनवरी 2012 को जो कोई पूछेगा कौन सा दिन होगा। सीधी ऐसी बात है, यहाँ पे कोई लीप ईयर नहीं आ रहा है। लीप ईयर है 12, लेकिन इसमें ये तो काउंट नहीं होगा। फरवरी जो वो इसमें काउंट नहीं होगा। आप ध्यान से यहाँ पे देखिए 12, क्योंकि 1 जनवरी की बात होती है, यहाँ पे तो फरवरी में आता है वो 29 डे। ठीक है, एक दिन जब बढ़ जाता है। तो 2012 के पूछेगा। 2011 1 जनवरी को संडे था, तो 2012 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। ऐसे आप याद रखिए, एक दिन जो वो बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं गलती से लीप ईयर जो वो काउंट हो जाता, या 20 फरवरी जो वो 29 वाला आ जाता, तो मंडे नहीं, 2 दिन बढ़ जाते, मतलब मंडे नहीं, यहाँ पे ट्यूसडे आ जाता। ठीक है, बस आपने ये जो वो आपको पता होना चाहिए, ये लॉजिक जो वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, अभी आप बोला है फरवरी 2009। हम बताएं 2009 जो वो हमारे पास जो वो संडे बोल रहा है,
क्या है, संडे है, तो मैंने यहाँ पे संडे लिख दिया, SUNDAY, संडे। इसने बोला कि व्हाट डे ऑफ द वीक वाज, मार्च में जाना है, मार्च तक जाना है और 2011 तक जाना है। पहले हम फरवरी तक ही जाएंगे। फरवरी 1 को बोल रहा है, 1 फरवरी 2009 की बात कर रहा है, ठीक है। अब 1 फरवरी 2010 में चले जाते हैं सीधे ही। 1 फरवरी 2010 को जो वो क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, क्योंकि संडे के बाद तो मंडे आएगा, ठीक है। ये 2010 में चले गए हम लोग, 2010 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2010। अब देखिए 1 फरवरी 2010 में चले गए, 1 फरवरी 2011 में चलते हैं, तो 2011 में चले गए, मंडे था एक दिन बढ़ जाएगा, ट्यूसडे हो गया, मंडे था एक दिन बढ़ गया, ट्यूसडे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो ट्यूसडे हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है इसने, जो वो क्या पूछा है यहाँ पे 2011, कोई लीप ईयर नहीं आया बीच में, कोई फरवरी जो वो 29 वाला नहीं आया, एक दिन जो वो कहीं पे हमने जो वो नहीं बढ़ाया, 2 दिन, एक दिन ही हमने फॉरवर्ड किया। तो 2011 1 फरवरी को जो वो क्या था, यहाँ पे आ रहा है ट्यूसडे। अब देखिए, अब आपको जो वो याद रखना है कि यहाँ पे जो वो जब वो फरवरी था, तो फरवरी में जो वो ये फरवरी वाला है, ठीक है। ये 2011 का ही मार्च फर्स्ट पूछ रहा है, तो आपको पता है कि ट्यूसडे आ रहा है फर्स्ट को। अब देखिए फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28, क्योंकि 2011 वाला है तो 28 दिन जो वो आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। और फर्स्ट को जो वो जैसे फर्स्ट को ट्यूसडे है, ठीक है, मान लिया हमने फर्स्ट को ट्यूसडे है, अच्छा मान के लिए हमने जो वो निकाल लिया है कि फर्स्ट को ट्यूसडे है, फर्स्ट को ट्यूसडे है, इसका मतलब है कि अगला ट्यूसडे जो वो 7 दिन बाद आएगा, तो 2 3 4 5 6 7 8, 8 को जो वो ट्यूसडे आएगा, फिर 9 10 11 12 13 14 15, 15 को फिर से ट्यूसडे आ जाएगा। आप जो वो डायरेक्ट जो वो 7 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। 16 17 18 19 20 21 22 को आ जाएगा फिर ट्यूसडे, फिर 23 24 25 26 27 28 29 को आ जाएगा फिर ट्यूसडे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने 29 लिख दिया, जबकि इसमें 28 ही दिन होते हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट ये जो 29 वाला मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया, तो ये जो फर्स्ट मार्च है, क्योंकि यहाँ पे तो 28 ही दिन होंगे, तो ये फर्स्ट मार्च में आ जाएगा। फर्स्ट मार्च में क्या होगा, ट्यूसडे होगा। फर्स्ट मार्च में क्या होगा, ट्यूसडे होगा। तो फर्स्ट मार्च ही इसने पूछा था 2011 का, तो ट्यूसडे इज द राइट आंसर। ट्यूसडे इज द राइट आंसर। मंगलवार बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो वो एक नंबर यहाँ पे ए भी सही था, ए भी सही है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। इसने बोला यदि कुत्ता बिल्ली, अच्छा, इफ डॉग इज कॉल्ड कैट, डॉग को कैट कहा गया, कैट इज कॉल्ड लाइन, लाइन इज कॉल्ड ऑक्स, ऑक्स इज कॉल्ड कॉक, कॉक इज कॉल्ड एलिफेंट एंड एलिफेंट इज कॉल्ड, जो भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, देखिए कैसे। इसने बोला कुत्ते को बिल्ली कहा गया, बिल्ली को शेर कह दिया, शेर को बैल कहा दिया, और बैल को मुर्गा बोल दिया, मुर्गे को हाथी बोल दिया, हाथी को गधा बोल दिया इन्होंने। तो बताइए एक किसान किस से खेती करेगा, एक किसान जो वो किस से खेती करेगा। अब देखिए आपने जो वो बिल्कुल भी पूरा जो वो यहाँ पे चेक नहीं करना है। किसान खेती करता है, आपको पता है बैल से। बैल कहाँ पे है, बैल 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 है यहाँ पे, बैल। और बैल को जो वो इन्होंने क्या कहा, शेर कह दिया, ठीक है। बैल को इन्होंने क्या कहा, शेर कह दिया। तो ये तो हमारा मतलब हम पहले चेक कर रहे हैं, देखिए शेर को बैल कहा इन्होंने, फिर बैल को क्या बोल दिया, मुर्गा बोल दिया। अब आप बोलेंगे कि अगर हम बैल को मुर्गा बोल दिया तो मुर्गे से खेती करेंगे, लेकिन इसने बोला कि मुर्गे को हाथी बोल दिया तो हाथी से खेती करेंगे। अब हाथी को जो वो गधा बोल दिया तो गधे से खेती करेंगे, तो इसका आंसर तो गधा होना चाहिए। नहीं, इसमें ऐसा जो वो लॉजिक है कि आपने जो वो यहाँ पे बैल जो वो आपको बताया कि बैल से खेती करते हैं, बैल को क्या बोला है, बस आपने जो कॉमर्स के अंदर जो लिखा है बस इसी में ध्यान देना है। बाकी जो वो ये वाले आप इग्नोर करें सब, ठीक है। तो बैल को मुर्गा बोला, मुर्गे से खेती करिए, तो मुर्गा इज द राइट आंसर। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं बीच में। नेक्स्ट देखिए, राम जो वो श्याम से ऊंचा है पर राजन जितना नहीं है, अर्जुन सोहन से ऊंचा है और श्याम से छोटा है, सबसे छोटा कौन है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेकार जैसे क्वेश्चन है। इसमें कोई ज़्यादा खास लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो मुझे तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन लगते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, राम जो वो श्याम से ऊंचा है, कुछ भी नहीं होता है इसमें। देखिए आपको जो वो बस स्टेटमेंट पढ़ना आनी चाहिए अच्छे से। राम जो वो श्याम से ऊंचा है, मतलब कि राम श्याम से ऊंचा है, तो श्याम मैंने नीचे लिख दिया, राम जो वो मैंने ऊपर लिख दिया। इसका मतलब है राम जो वो ऊंचा है किससे, श्याम से है। बस फर्स्ट स्टेटमेंट जो वो हो गया। ये जो वो इससे ऊंचा है ऊपर लिख दिया, तो ऐसे समझिए ऊंचा है, ठीक है, इससे ऊपर है। पर राजन जितना नहीं है, राजन जितना नहीं है, इसका मतलब है कि राजन इससे भी ऊंचा था। राजन जितना नहीं है तो राजन इससे भी ऊंचा है, मतलब कि श्याम छोटा है, फिर राम है, फिर राजन है, ठीक है।
आगे से बोला कि अर्जुन सोहन से ऊंचा है। अर्जुन जो वो सोहन से ऊंचा है, तो सोहन मैंने नीचे बना दिया और अर्जुन जो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया अर्जुन। ठीक है। आगे से मतलब जो श्याम से छोटा है, अब श्याम से अर्जुन की बात हो रही है तो श्याम से छोटा है अर्जुन, मतलब कि ऐसे जो वो सीक्वेंस बन रहा है नीचे की तरफ। और बस यही है, सबसे छोटा पूछा, सबसे छोटा सोहन आ गया यहाँ पे। बस इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं था, सोहन जो वो इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से यहाँ पे अर्जुन कर दिया है किसी ने, तो ये गलत हो गया, सोहन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहन लाल, सॉरी सोहन लाल नहीं, श्याम लाल। वैसे ऐसे क्वेश्चन जो वो हमने कई सारे जो वो प्रैक्टिस किए थे इस चैनल पर, एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 पर, मेरे द्वारा जो वो डेली जो वो आपको शाम के टाइम जो वो आपको एक रीजनिंग वाली वीडियो मिलती थी, तो अगर आपने वो नहीं देखी थी तो जो वो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो वो इस टाइप के क्वेश्चन हो, चाहे वो पिछले कैलेंडर के टाइप के क्वेश्चन हो या यूपीएससी लेवल के जो वो कैलेंडर के टाइप कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, उसमें हमने जो अगर आपने यूपीएससी वाला लेवल कर लिया तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, तो इसलिए जो वो कोशिश करिए कि बड़े एग्जाम के जो वो टफ वाले क्वेश्चन लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो वो वाला टॉपिक जो वो अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो छोटे मोटे क्वेश्चन जो वो आप एकदम से जल्दी से कर लेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है, ये शायद डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको पता है यहाँ पे ईस्ट होता है, इस साइड जो वो वेस्ट होता है, पूरब होता है, यहाँ पे पश्चिम होता है, ऊपर साइड उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ होता है। बस इतना आपको पता होना चाहिए इसमें, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर लगेगी तो राइट एंगल ट्राइंगल वाली पाइथागोरस लगेगी, नहीं लगेगी तो ठीक है। इसने बोला कि जिन निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु माने मैंने मान लिया यहाँ पे, यहाँ जैसे मान लिया मैंने, यहाँ पे मान लिया निश्चित बिंदु, ठीक है। व्हाइट से लिखता हूँ, व्हाइट जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखिए व्हाइट है यहाँ पे। निश्चित बिंदु से श्यामलाल जो वो पश्चिम में, श्यामलाल है कोई पश्चिम में जाता है, पश्चिम जो वो इस साइड होता है, पश्चिम आप याद रखिए, पश्चिम पूर्व पश्चिम मैंने आपको बता दिया पहले ही। 8 किलोमीटर चला तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ा, अब इसका दाईं ओर कहाँ होगा वो आपको पता होना है। दायां होता है सीधा हाथ, सीधा मतलब राइट हैंड, तो राइट हैंड मुड़ा तो राइट हैंड जो वो 8 किलोमीटर फिर से चला, मतलब कि ऊपर वाली साइड जो वो 8 किलोमीटर फिर से चला गया वो, ठीक है। अब दायां उसका ऊपर वाली साइड था, तो अब क्या करें, ऊपर वाली साइड कर दिया मैंने। ठीक है। अब दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व जो वो कौन सा हुआ, चलिए फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे है पूर्व, यहाँ पे है पश्चिम, यहाँ पे है उत्तर, यहाँ पे है दक्षिण। इसने बोला देखिए दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण यहाँ पे है और पूर्व जो वो यहाँ पे है, मतलब कि ये जाएगा इसके बिल्कुल बीच में से, मतलब ये घुसेगा यहाँ से ऐसे, ठीक है। मैं रेड से इसको बताता हूँ, दक्षिण पूर्व जो वो यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो वो इस साइड हुआ। अब इसने कोई डायरेक्शन नहीं बताई है, बाएं दाएं नहीं बताया, इसने डायरेक्शन बता दी था। अब तो डायरेक्शन के साथ चलना पड़ेगा। ध्यान रखिए यहाँ पे ए 8 है तो ए भी 8 है। ये वैसे छोटा लग रहा है आपको, लेकिन ऐसे समझ लीजिए कि ये दोनों ही 8 8 है। या मैं इसको जो वो फिर से बना लेता हूँ। यहाँ पे है, यहाँ से चला इस साइड 8, फिर गया ऊपर वाली साइड, ए भी 8 है, फिर जाएगा इस साइड। देखिए अब इस साइड जो वो लिखा है कि दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला और आखिर में वह दक्षिण पूर्व की दिशा में जो वो 25 किलोमीटर चला। अब वो 25 किलोमीटर चला तो प्रारंभिक बिंदु से जो वो कितनी दूर होगा, तो 25 किलोमीटर चला तो 25 तो बहुत होता है, अगर हम यहाँ से ऐसे चले ऐसे ऐसे तो 25 किलोमीटर दूर हो जाएगा वो। तो हमें जो वो अगर ए 8 है, अगर ए बी 8 है तो ए जो वो कितनी होगी, तो ए जो वो हमें निकालना पड़ेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखिए वैसे मुझे तो पता लग गया कि इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधी जैसी बात है। अगर आपने जो वो पाइथागोरस थ्योरम जो वो पढ़ी है, अंडर रूट का आपको पता है, डेसिमल का आपको पता है, तो आप जो वो एकदम से इसका आंसर जो वो पता कर लेंगे। देखिए इसने बोला कि यहाँ से चला वो इस साइड चला होगा 8, ठीक है, पश्चिम की ओर इसने बोला। फिर जो वो ऊपर की साइड गया वो 8 किलोमीटर, ठीक है। अब इसने बोला पूर्व और दक्षिण की दिशा में, पूर्व और दक्षिण जो वो जब जाएगा तो वो इस तरफ से जाएगा, ऐसे जाएगा, बिल्कुल बीच में से ऐसे गया तो कुछ इस तरह से वो जाएगा, ठीक है। अब वो 25 किलोमीटर चला, यहाँ पे 25 किलोमीटर बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आपको जो वो यहाँ से जो वो यहाँ तक डिस्टेंस निकालनी है, मान लो ये जो वो 25 है पूरा, मैं व्हाइट से बताता हूँ, ये जो 25 है यहाँ से यहाँ तक बतानी है, ये जो वो उसका प्रारंभिक बिंदु था, ये जो वो उसका लास्ट है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बतानी है। पहले आपको ये तो पता होनी चाहिए कि ये कितनी है यहाँ पे, तो ए निकालेंगे पाइथागोरस से, और ए जब पाइथागोरस से निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये होती है पाइथागोरस। पाइथागोरस में ए हाइपोटेन्यूज होती है सबसे बड़ी, और ये होता है बेस, और ए होता है परपेंडिकुलर। तो हमारा जो फार्मूला है एच का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ से एच का स्क्वायर, और मतलब कि 8 ही है हमारे पास, 8 का स्क्वायर और यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 64 हो जाएगा। 64 64 हो जाएगा मेरे ख्याल से 130 128,
यस 128, और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा 128। और आपको पता है कि ये जो 128 यहाँ पे आ रहा है, ये जो 128 आ रहा है अंडर रूट के ऊपर, ये एग्जैक्ट, ये जो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब डेसिमल में ही काउंट होगा। अब किसके नज़दीक है ऐसे हम चेक कर सकते हैं इसको। वो आपको पता है कि 11 का स्क्वायर जो वो 121 होता है, इसका मतलब है कि 12 का जो वो 144 होता है, 11 और 12 के बीच में है 128, इसका मतलब है कि 11 पॉइंट कुछ आएगा। 11 पॉइंट कुछ आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। 11 पॉइंट समथिंग का मतलब है आप जो वो इस 25 में से इस 11 पॉइंट को माइनस कर दो तो आपके पास आंसर निकल जाएगा। अब हमें दिख रहा है कि 11 पॉइंट कुछ है, 11 पॉइंट कुछ है, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर भी डेसिमल में आना चाहिए। तो अगर मैं 25 में से 11 माइनस कर दूँ, 25 में से 11 माइनस किया तो 25 में से 10 माइनस किया तो आ गया 15, 11 माइनस किया तो 14 आ गया। ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब अगर अप्रोक्सीमेट लिया जाए तो आपका आंसर जो 15 होना चाहिए, लेकिन अप्रोक्सीमेट नहीं लेना है आपने। जो 15 पर है, क्योंकि इसने बोलना था फिर एक जो वो आप अप्रोक्सीमेट बता दीजिए, ठीक है, तब तो 15 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन था, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग तो इनमें से कोई नहीं पर ही टिक करेंगे। क्योंकि जैसे इनके जो 4 ऑप्शन है तो 1/4 चांसेस है सभी के, तो ऐसा नहीं बोलते कि इसके बहुत कम चांसेस नहीं। तो ठीक है, डी इज द राइट आंसर। तो एक जिस किसी का भी क्वेश्चन है उसने शायद 20 पर किया है, तो ये भी गलत हो गया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 28 पर। इसमें कैलकुलेशन है थोड़ी सी, कुछ नहीं है इसमें भी। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, इसने बोला कि ए का मतलब जो यहाँ पे क्या है, प्लस है शायद, ठीक है प्लस है, हाँ यहाँ पे प्लस है, ठीक है प्लस है। और बी का मतलब जो वो यहाँ पे माइनस है, माइनस है, ठीक है। सी का मतलब जो वो फिर से यहाँ पे क्या है, प्लस है कि डिवाइड है, ये मुझे पता नहीं चला, थोड़ा सा बहुत मेरे ख्याल से डिवाइड होगा होना चाहिए, क्योंकि ये प्लस तो आ चुका है तो डिवाइड ही होगा है। ठीक है, डिवाइड मान के चलते हैं इसको, कोई बात नहीं। आप क्वेश्चन को समझिए। अगर आपने जो वो टिक कर लिया है पहले, यहाँ पे एक नंबर दिया है, इसका मतलब है कि इसने सही किया, 18.5 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि ऐसा ही होगा आंसर इसका। डी का मतलब जो मल्टीप्लाई है तो इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे। जैसे जैसे यहाँ पे भी सॉल्व किया है तो उसको देखेंगे कि ठीक है कि गलत है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 16 और आगे है यहाँ पे ए, 16A, और आगे है 4B और आगे है 3C A लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, और 4D और आगे है 2। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। देखिए 16 मैंने लिख दिया, ए का मतलब इसने बताया प्लस तो मैंने प्लस लिख दिया, प्लस 4 तो 4 ही होगा। बी का मतलब इसने बताया माइनस तो मैंने माइनस लिख दिया, -3। सी का मतलब इसने बोला डिवाइड, दे वैसे यहाँ पे भी डिवाइड है तो डिवाइड ही होगा, ठीक है, तो डिवाइड यहाँ पे 4 है। और डी का मतलब इसने बताया मल्टीप्लाई 2। बस इसी को सॉल्व करना था, बाकी ज़्यादा इसमें कोई है नहीं कुछ भी। ठीक है, बॉडमास बोलता है कि आप ब्रैकेट सॉल्व करिए, ब्रैकेट नहीं है इसमें तो डिवाइड करिए, डिवाइड है तो डिवाइड कर लो, डिवाइड है तो डिवाइड कर लो, सीधी सी बात है। तो इसको मैं साइड में ही कर रहा हूँ। 3/4 का मतलब है 3/4, और आगे जो वो देखिए मल्टीप्लाई 2 है तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। जैसे 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा तो 3/2 ही बचा फिर। ठीक है, तो इस राउंड को जैसे मैंने किया था तो इसकी जगह जो वो 3/2 आ गया, इसकी जगह 3/2 आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने डिवाइड के बाद वैसे भी मल्टीप्लाई करना था तो वो डिवाइड किया मैंने पहले, फिर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे जो वो अब डिवाइड पहले करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा 16 + 4 और माइनस में आ गया 3/2। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, क्या करें पहले आप इसमें जो वो क्या करते हैं कि प्लस वालों को पहले प्लस कर लेते हैं फिर माइनस करते हैं। तो 16 और 4 में पहले ही कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 20 आ जाएगा। 20 में से 3/2 माइनस करना है, 20 में से 3/2 माइनस करना है, आपको आंसर का पता लग गया होगा। 20 - 3/2, देखिए 20 - 3/2। अब अगर आप अच्छे से जो मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको पता है 3/2 का मतलब है 3 का आधा, और 3 का आधा क्योंकि जो वो हमारे पास 1.5 होता है, तो 1.5 का मतलब है कि 1.5 माइनस करेंगे 20 में से, 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18.5। 18.5 इज़ द राइट आंसर। अगर आप जो वो अच्छे से जो वो इसको करना चाहते हैं तो आप लेंगे पहले एलसीएम, एलसीएम लेकर के आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा शायद, यस 40 आ जाएगा, फिर जो वो यहाँ पे आ जाएगा 3, 40 - 3 जो वो मेरे ख्याल से आ जाएगा 37। तो 37
पॉइंट 37 का हाफ हो जाएगा। 37 का हाफ जो वो हमारे पास 18.5 ही होता है। आप डिवाइड करिए, लेकिन यहाँ तो सीधा सा पता लग रहा है कि 20 में से 3.2 का मतलब है 3 को 2 से डिवाइड करो, 3 का आधा निकालो, तो 18.5 इज द राइट आंसर। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट से ज़्यादा जो आपको वीडियो नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो भी हमारे क्वेश्चन है सीरीज से रिलेटेड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभी, तो इनको हम लोग जो वो नेक्स्ट 4th पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज़ द एंड। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।